अस्सलाम वालेकुम। लंबे अरसे के बाद, एक वक्फे के बाद हम दोबारा अपनी टैक्सेशन और लॉज की, जो कॉर्पोरेट लॉज और टैक्सेशन लॉज की सीरीज़ का दोबारा आगाज़ कर रहे हैं। कोशिश करेंगे हमारे साथ जो दोस्त जुड़ते जाएं वो लर्नर्ड हों, इंटेलेक्चुअल हों, अपने काम में एक्सपर्टीज़ रखते हों, और हम ये भी कोशिश करेंगे कि वो एक्सपर्टीज़ एक सिर्फ माहिर कानून के लिए ना हो, बल्कि टैक्स पेयर्स भी उसको आसानी से समझ सकें। हमारे साथ मौजूद हैं मलिक जलील अवान साहब। आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और आप पंजाब चैप्टर जो इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन का है उसके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे पर इस वक्त तैनात हैं, और आप बहुत सारे लेक्चर्स पहले भी लोगों को प्रोवाइड कर चुके हैं। लोगों की बहुत सारी इनके जो मशवरे होते हैं हमेशा माहिराना होते हैं और सादा अल्फाज में होते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि सर हमारे साथ जुड़े रहें और हम इस सीरीज़ को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते रहें, सेक्शन वाइज आगे बढ़ाते रहें, और हम इससे जो मैक्सिमम मटीरियल अचीव कर सकें वो कर सकें। हम इस जो भी हमारी सीरीज़ होगी इसका, क्योंकि आज हम इसका पहला आगाज़ कर रहे हैं, तो हम आपको ये बताते चलें कि जो प्रोग्राम आप तक पहुंचेगा, हम नेक्स्ट लेक्चर से पहले तमाम तर क्यूरीज आपसे लेंगे। हमारे मोबाइल नंबर, जो व्हाट्सएप नंबर्स होंगे, और ईमेल एड्रेसेस आपके साथ शेयर हो जाएंगे। आपकी कोई क्यूरी हो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें मैसेज में दे सकते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर देने से पहले आपकी तमाम क्यूरीज का जवाब देंगे। शुरू करते हैं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुहैब ज़ुबैरी साहब, थैंक यू सो मच, आपने यहाँ पर दावत दी। तो हमारे आज के सेक्शन का जो मकसद है वो यही है कि लोगों को जो नई अमेंडमेंट्स और जो नए लॉज आते हैं उसके मुतालिक अवेयरनेस देना। चूँकि टैक्सेशन में हर 15 दिन के बाद, हर महीने के बाद नई प्रोविजंस और नए लॉज जो है वो आते रहते हैं। तो आज का हमारा जो मौजू है वो सेक्शन 7F है, जो बिल्डर्स और डेवलपर्स से मुतालिक टैक्सेशन है, इससे मुतालिक है। क्योंकि इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि 2000 फाइनेंस एक्ट 2016 में सबसे पहले 7C और 7D आया, टैक्सेशंस ऑन बिल्डर्स एंड डेवलपर, जो कि 2017 में जो प्रोजेक्ट शुरू हुए थे उन्होंने उसमें उसके पर स्क्वायर फुट रेट जो है और पर स्क्वायर यार्ड बिल्डर और डेवलपर्स का रेट बनाया गया, और उस पर जो है वो टैक्सेस जो है वो लगाए गए। और उसमें ये कहा गया कि इसमें वो टैक्स जो है वो एडवांस टैक्स दिया जाएगा। 5% जो है वो शुरू में था, और उसके बाद चीफ कमिश्नर ने जो है वो उसकी किस्तें करनी थी। तो ये सिर्फ उनके लिए था जिनके प्रोजेक्ट या तो अंडर कंस्ट्रक्शन थे या 2017 में जिन्होंने शुरू किया। उसके बाद जो है ये सर, इसमें माफ़ी चाहता हूँ इंटरवीन के लिए। मैं ज़रूर ये चाहूँगा कि मलिक साहब हम इसमें अपने दोस्तों को ये भी बताएं कि 100D की जो क्लॉज है उसकी क्लैरिफिकेशन क्या है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के व्यूज़ हैं। बहुत सारे दोस्त ये समझते हैं कि जो 100D के अंदर हमने एक बंदा बिल्डर एंड डेवलपर रजिस्टर्ड हो गया, रजिस्टर्ड होने के बाद अब मजबूरी है उसकी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ और जो उसके प्रोजेक्ट हैं सबके ऊपर टैक्स देना है। और इस पर डिपार्टमेंट के अंदर भी बहुत सारे ऑफिसर्स के अंदर भी जहन में एम्बिग्विटी है। वो बहुत सारे ऐसे लोग जो बिल्डर एंड डेवलपर एज इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, वो उनके प्रोजेक्ट को देखते ही नहीं हैं कि क्या 100D में अप्लाई किया गया है। तो काइंडली इस पर ज़रूर क्लैरिफाई कीजिए कि 100D एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक है। सर इसमें एक्चुअली 100D को पूछने का मकसद, मैं जानता हूं कि आज हम 7F के ऊपर बात कर रहे हैं, 100D को पूछने का मकसद सिर्फ ये है कि क्योंकि ये उसी की चेन में है और उसकी कंटिन्यूटी के अंदर है, तो लोगों को सिर्फ क्लैरिटी हो जाए कि इसकी शुरू आगाज़ क्या था और अब हम कहाँ पर खड़े हैं। सर ज़ुबैरी साहब, 100D का मैं आपको हिस्ट्री बताता चलूँ कि फाइनेंस एक्ट 2020 में 100D जो है वो एक प्रोविजन इंट्रोड्यूस कराई गई। उसमें ये कहा गया कि सब सेक्शन 9 है, 100D का सब सेक्शन 9 है। इसमें सबसे पहले बिल्डर्स या डेवलपर ने अपने ऑप्शन देनी थी, ऑप्ट करना था कि वो 100D में आना चाहता है कि नहीं। अच्छा सर, आना है से मुराद पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और द होल प्रॉपर्टीज रेलेवेंट टू द बिल्डर एंड डेवलपर। जो प्रोजेक्ट उसने शुरू करना है नया 2020 में, या पुराना अगर प्रोजेक्ट उसका अंडरवे है तो वो उसका भी उसमें जो है वो ले सर, यानी अगर मैं 5 प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो मैं एक को भी करवा सकता हूँ उसके अंदर ऑप्शन में, और मैं 5 को भी ले सकता हूँ। 5 को भी ले सकते, यानी ये मेरे ऊपर था। बिल्कुल, इसमें एक को भी करवा सकते। बेसिकली ये इन द शेप ऑफ एक किस्म की एमनेस्टी थी। ओके, एमनेस्टी आप इस वजह से कह सकते हैं कि उसमें गवर्नमेंट ने ये कोशिश की कि इसमें इन्वेस्टमेंट आए, कि जो इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा उसमें 111 जो है वो उनको नहीं लगेगा। 111 टैक्स चोरी का कानून होता है कि उनसे पूछा नहीं जाएगा। इस तरह 113 का टैक्स होता है, टर्नओवर टैक्स जो रिसीट्स का होता है वो भी उन पर नहीं लगेगा। विद होल्डिंग में भी काफ़ी इनको बेनिफिट दिए गए। इसी तरह जो फर्स्ट ये अपना लैंड या प्रॉपर्टी वो परचेज करेंगे उस पर भी 111 नहीं होगा। लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी था कि वो ऑप्शन दें,
और रजिस्टरिंग अथॉरिटी अप्रूव्ड जो है वहाँ से अप्रूव करवाएं और उसमें ही जाकर अप्लाई करें। मतलब इस पे सर्टन 11 शेड्यूल में आप जाएं तो वो पूरे 11 शेड्यूल को हम अगर डिटेल पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक एक प्रोविजन मौजूद है। इसको जो है वो 100D को 11 शेड्यूल के साथ पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद इस चीज़ की हमें समझ लगेगी कि इसमें काफ़ी हमें जो है वो इंसेंटिव दिया गया ऑडिट से, उस चीज़ से और काफ़ी टैक्सेशन से। लेकिन इसके लिए ये था कि वो आपने दरमियान में छोड़ना नहीं है, उसके मुताबिक जो है वो आपने टैक्स जमा करवाना। लेकिन सर उसमें ये भी तो था ना कि अगर मैं उसको जिस जिस चीज ऑप्शन को मैंने लिया, अगर मैं उसको फुलफिल नहीं कर पाता तो अप टू दिस कैटेगरी जो मैंने अवेल की थी अब 100D के अंदर, इसको नॉर्मल टैक्सेशन का हिस्सा बना दिया जाएगा, एमनेस्टी से निकाल दिया जाएगा। एमनेस्टी से निकाल दे बस। की जो कंडीशन थी वो ये थी कि वो आपने पूरा उसको अवेल करना है जो 11 शेड्यूल में और जो सेक्शन 100D है उसकी तमाम जो है वो शर्तों को पूरा करना है। अगर आपने वो शर्त पूरी नहीं की तो नॉर्मल में वो डेफिनेटली जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो कल ऑफिसर आपको 111 में उसका पूछ सकता है कि ये सोर्सेज बनाए। देखे ना, गवर्नमेंट अगर एक आपको इंसेंटिव देती है, ये बेनिफिट देती है जहाँ पर आप टैक्स को ज्यादा जमा करा रहे हैं रूटीन से हटकर, तो उसके पीछे ये भी होता है ना कि आपसे पूछा नहीं जाएगा। अब ये तो नहीं है कि एक बंदे ने टैक्स जमा करवा दिया और एक ने नहीं करवाया। जो जिसने नहीं करवाया वो डेफिनेटली अपने सोर्सेज का या अपने इन्वेस्टमेंट का बाद में बताएगा और उस पर जो है वो बाकी भी इनकम टैक्स लॉज जो है वो अप्लीकेबल होंगे जो एक आम। और अगर वो अपने सोर्स को जस्टिफाई कर पाता है तो फिर उसकी फिर बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो जाए। अच्छा सर, इसमें सबसे पहले वो ये कहते हैं फॉर टैक्स ईयर 2020 एंड ऑनवर्ड द टैक्स पेबल बाय बिल्डर एज डिफाइंड इन सब सेक्शन 9। सर अब सब सेक्शन 9 को जब हम पढ़ेंगे तो हमें सारा जो है ये क्लियर हो जाएगा कि सब सेक्शन 9 में क्या बताया गया है। Builder means a person who is registered as a builder with the board and is engaged in the construction and disposal of residential or commercial building. Sir. Number 8. Now, capital investment means investment as equity resource and does not include borrowed funds. यानी कि उन्होंने कहा है कि आप लोन उसकी तरफ आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें, अपने आप पैसे लगाएं ताकि मुल्क में रेवेन्यू है, ज़र मुबादला है, किसी चीज़ की बाद में उन्होंने एग्जाम्पशन भी दी। लेकिन सर इसमें अगर हम इसी की बात करें, जब उसने कहा कि बोरोड फंड नहीं होने चाहिए, देखिए बोरोड फंड अगर मैं बीइंग इंडिविजुअल काम कर रहा हूँ और मैंने बोरो किया और अपनी वेल्थ का हिस्सा डिक्लेयर किया और फिर उसके बाद अपनी बोरोड मनी को एज कैपिटलाइज इंट्रोड्यूस करवा दिया तो उस पर तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। नहीं, लेकिन उसमें देखे ना, लॉ में वो ऑफिसर तो ये कह सकते हैं ना जी कि इन्वेस्टमेंट इक्विटी रिसोर्स है और उसमें बोरोड। सर कैपिटलाइजेशन जरूरी है ना, मैंने बोरो किया लेकिन कैपिटलाइज कर दिया और डिक्लेयर कर दिया उसको एज कैपिटल, फिर तो ये उसका हिस्सा है। इसमें देखें जी, इसमें एम्बिगुइटी है। वैसे तो आपकी बात ठीक है कि इसमें हमको मानना चाहिए और जो है एक्चुअली एट द एंड जो है वो मैंने इन्वेस्टमेंट ही की है जी। अगर मेरे पास फंड नहीं है तो मेरे पास अगर फंड या मेरे पास एक वो पड़ी भी हुई थी रकम, हाँ मैं पर्टिकुलरली मनी भी पड़ी हुई थी तो बाहर में उसका भी तो डिपार्टमेंट नहीं पूछता। एक्चुअली तो ये है कि आपने वो उसकी इन्वेस्टमेंट कर ली है। यानी एक्चुअली बोरोड से मुराद हम यहाँ ये ले सकते हैं कि मैंने पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बोरो करके नहीं करना। बोरो फंड्स हैं वो कहीं और पर्पस के लिए उसी फंड में उधर ही यूटिलाइज। यस ठीक हो गया था। और उससे बिल्डर डेवलपर में जो रजिस्ट्रेशन है, जो पैसे जो आए हैं मैंने सारे उसी स्पेसिफिक उस पर्पस के लिए मैंने इस्तेमाल। सर ये नहीं कि उसके लिए अलग मैंने कोई अपना घर बना लिया या अलग कोई बिल्डर बना लिया, वो आपने आगे बिल्डर्स और डेवलपर्स है वो आपने आगे रीसेल करने के लिए बनाना है। अदर देन माई आपकी इनकम आएगी, अदर देन माई पर्सनल प्रॉपर्टी। मैं बार बार सर इस बात को, क्योंकि सर यहाँ पर अभी भी एम्बिगुइटी बाकी है कि यहाँ पर जब एक बंदा अपने आप को एज बिल्डर डेवलपर रजिस्टर्ड करता है तो डिपार्टमेंट ने इस चीज़ को प्रिज्यूम कर लिया है कि उसकी सारी प्रॉपर्टीज उसका हिस्सा बन गई जो बीच में ली थी उसने। तीसरा वो कह रहा है डेवलपर मींस अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड एज अ डेवलपर विद द बोर्ड एंड इज एंगेज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ लैंड इन द फॉर्म ऑफ प्लॉट्स एंड any kind either for itself or otherwise। सर ठीक है ना सर। Existing project means the construction or development project which has commenced before the date of इससे पहले भी अगर कोई प्रोजेक्ट जो है वो existing project तो वो भी इसमें अमेंडमेंट एक्ट से पहले वो ला सकता था। 2020 से पहले ले आता is incomplete is completed on or before 30th September 2023। अब ये 30th September 2023 खत्म हो गया, यानी कि यहाँ तक इन्होंने कंप्लीट करना था। ये स्ट्रक्चर जब आप इसको वो उसके साथ शेड्यूल के साथ पढ़ेंगे 9 शेड्यूल के साथ तो आपको जो है ना जिसकी कंप्लीट समझ लगेगी। यानी कंप्लीट से मुराद है कि उसका कंप्लीशन अप टू द ग्रे स्ट्रक्चर जहां पे कंप्लीट सर्टिफिकेट। बिल्कुल बिल्कुल ग्रे स्ट्रक्चर। A declaration is provided in the registration form under the 11th schedule
ये देखे ना, अब ये डिक्लेरेशन की भी बात हो रही है, तो ये चीजें आपने उसमें देनी थी। यानी ये सर उसका हिस्सा बन गया ना, हाँ। यानी डिक्लेरेशन जरूरी है। हाँ, डिक्लेरेशन जरूर। ये ऑप्शन की बात कर रहा है, हु ऑप्ट्स, जब आप शुरू में कर, यस यस यस। अब जब आप ऑप्शन दे रहे हैं तो आपने ये सारी चीजें कंप्लीट की हुई हैं। अगर आपने ये नहीं दी है तो आपकी नॉर्मल में, फिर नॉर्मल में a declaration is provided in the registration form under 11th schedule to the effect of percentage of project completed up to the last day of accounting period pertaining to tax year 2019 और टैक्स ईयर 2020 एट द ऑप्शन ऑफ द टैक्स पेयर। फर्स्ट परचेजर मेन, यानी कि ये न्यू प्रोजेक्ट का भी उन्होंने बताया है कि क्या क्या है। तो सेक्शन 9 को जो है वो प्रोजेक्ट का क्या है, प्रोजेक्ट मीन्स द प्रोजेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग विद द ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्पोजल। अभी जो आप कह रहे थे कि पर्सनल के लिए नहीं, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्पोजल, कि आपने डिस्पोजल करनी है और उसके बदले में आपको वो पैसे या इन्वेस्टमेंट या जो भी है वो आ रहा हो। और ए प्रोजेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंड इनटू प्लॉट्स विद द ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्पोजल और अदरवाइज रजिस्टर्ड विद द बोर्ड मींस रजिस्टर्ड आफ्टर सबमिशन ऑफ फॉर्म ऑन प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट। अब जो है वो आप इसके 11th शेड्यूल में भी जाते हैं तो वो उसको बताता है कि सारा इसका प्रोसीजर बनाता है और टैक्स रेट बताता है। टैक्स रेट जिस तरह से 7C और 7D में पर स्क्वायर फुट रेट था बिल्डर्स का और डेवलपर्स का दूसरा वो पर स्क्वायर यार्ड था, तो इसमें उन्होंने बताया हुआ है जी कि 250 जो है वो पर स्क्वायर फुट जो है वो कमर्शियल बिल्डिंग के लिए होगा और रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए अप टू 3000 80 स्क्वायर फुट होगा और 3000 और अबाव जो है वो 1250 पर स्क्वायर फुट जो है वो उनका होगा। इस तरह डेवलपर का उन्होंने बताया हुआ है कि जो भी जिस साइज़ का भी होगा उसमें जो 7C और 7D में रेट डेवलपर के डिफरेंट थे इन्होंने, और उसमें साइज़ का पहले उन्होंने किया, इसमें एनी साइज़ का उन्होंने कर दिया जी कि 150 पर स्क्वायर यार्ड, इसमें थोड़े से रेट ज़्यादा हैं 2020 में। तो ये जो है इसमें डिपार्टमेंट को एक अच्छा खासा रेवेन्यू आ सकता है। जो लोगों ने ऑप्शन दिया, आपकी बात ठीक है कि कईयों को 100D के नोटिस आ रहे हैं कि आपने ये पैसे जमा कराने, तो उन्होंने ऑप्शन ही नहीं दी, ऑप्शन ही नहीं अवेल की उन्होंने। जिन्होंने ऑप्शन अवेल ही नहीं की तो आप उनका नॉर्मल में देखें, उनकी बैंक स्टेटमेंट देखें, उनकी सारा जो है वो रिकॉर्ड को अकाउंट। अच्छा, मैं तो सर आपको ये अर्ज किया कि डिपार्टमेंट की तरफ से जो नोटिस रिसीव हो रहे हैं उनमें ये हो रहा है कि एक बिल्डर एंड डेवलपर तो है रजिस्टर्ड, लेकिन उसने अपने किसी भी प्रोजेक्ट को ऑप्ट नहीं किया 100D के अंदर, ऑप्शन ही नहीं ली। फिर उसकी नॉर्मल टैक्सेशन होनी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर उसको बाय फोर्स कहा जा रहा है कि आप कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड कीजिए, अदरवाइज मैं इसको एड बैक करने लगा। नहीं, उसका नॉर्मल का ऑडिट होगा। देखिए उसने तो वो रेट या वो अवेल नहीं किया स्क्वायर फुट रेट का, या उसका नहीं देना जी, ऐसा ही है। तो उसको फिर वो सोलते भी नहीं है जी, उसने 113 का टैक्स लेना है, ऐसा ही है। डिपार्टमेंट उससे रिकवरी करे मिनिमम टैक्स की, ठीक है। डिपार्टमेंट टर्नओवर के अलावा उसके एक्सपेंसेस को बिल्कुल डिसअलाउ कर सकता है, बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि उसके पास कोई एग्जाम्पशन नहीं अगर क्लेम्ड है। हाँ, अगर क्लेम्ड है, अगर एक्सपेंसेस क्लेम है, और अगर क्लेम नहीं भी है, डिपार्टमेंट के पास कोई डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है, उसकी बैंक स्टेटमेंट है, तो उसको 111 की एडिशन हो सकती है। जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो एग्जाम्प्ट नहीं है उस चीज से। एक बंदे ने जो टैक्स दे दिया और ऑप्शन क्लेम कर ली, उसी के लिए ये सहूलतें हैं, जिसके लिए सहूलतें नहीं। अब यही तो आगे वो जब हम डिस्कस करेंगे 7F वो लाएं। और सर फिर भी अगर हम इसके साथ साथ जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट है वो क्लियर करता है कि कोई भी ऐसी लॉ अवॉइडेंस जो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस के अगेंस्ट हो, उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा ना। जैसे कोई एक बंदे ने अपनी 100D के अंदर क्लेम तो किया, प्रोजेक्ट ही नहीं चला, कोई स्टे आ गया और उसकी जहां पर वो था प्रोजेक्ट आज तक वहीं खड़ा है, उसको आप नहीं ले सकते इसके अंदर के जी आपने क्यों नहीं इसको 23 तक मुकम्मल किया। हाँ, कोई लिटिगेशन आ गई उस पर। लेकिन जुबैरी साहब देखिए, ये इनकम टैक्स का लॉ और क्रिमिनल लॉ और सिमिलर लॉ का बड़ा फ़र्क है। टैक्सेशन में एक लॉ जब बना दिया गया है कि 30 सितंबर 2023 तक आपने कंप्लीट करना था, तो वो ऑफिसर जो है वो अंडर लीगल ओब्लिगेशन है, इसमें उनके पास कोई इसके अलावा चारा नहीं है। उन्होंने तो ये देखना है कि एक बंदे ने अवेल की और उसके बाद उसने नहीं बनाई, तो उन्होंने नोटिस के जवाब में, हाँ ये बात आपकी कि वो अवेल नहीं कर सका, ये चीज़ें सारे डॉक्यूमेंट्स ये सारे उसको दे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ डिपार्टमेंट लेवल पर मानी जाती है। ये अपील में जाकर उसको शायद रिलीफ मिल जाए, आगे ट्रिब्यूनल में जाए मिल जाए। सर मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि एपलेट फॉरम भी तो हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अम्ब्रेला में ही काम कर रहे हैं ना। तो अगर मुझे एपलेट ट्रिब्यूनल या कमिश्नर अपील मुझे वो रिलीफ दे रहा है, अगर वो रिलीफ मुझे डिपार्टमेंटल जुरिस्डिक्शन के अंदर मिल जाए तो हम एपलेट का काम कम कर सकते हैं ना।
हम तो सर इस पर यानी ये सिर्फ जो बहस है वो ये है, वो उसका मतलब कतन ये नहीं है कि हम किसी ऑफिसर को गलत कहें या हम लॉ को गलत कहें या इसको रिबर्ट कर दें। इसका मकसद सिर्फ ये है कि हमारे अंदर से एम्बिग्विटी ख़त्म होनी चाहिए कि अगर एक चीज़ का रिलीफ एप्लेट दे रहा है और वही डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी स्क्रूटनी वैसे ही होनी चाहिए जो एप्लेट फॉर्म पे हो रही है। मैं आपके साथ एक वजाहत करना चाहता हूँ कि चले उसने, आप ये कह रहे हैं कि उसने ऑप्शन नहीं दिया, डिपार्टमेंट कह रहा है, डिपार्टमेंट अब उसकी असेसमेंट ही करेगा जी। डिपार्टमेंट आप उसको पर स्क्वायर फुट तो चार्ज नहीं कर सकता। तो डिपार्टमेंट जब उसकी असेसमेंट करेगा तो वो प्रिजम्पशन पर नहीं करेगा, डेफिनेट इन्फॉर्मेशन बैंक स्टेटमेंट देखेगा, उसने अगर कोई सेल परचेज प्लॉट की है वो देखेगा, उससे बुक्स ऑफ अकाउंट मंगवाएगा, बैंक स्टेटमेंट उसकी मंगवाएगा, उसके मुताबिक जो है वो उसको अगर 111 का लगता है तो वो सेपरेट नोटिस देगा। अगर प्रोसीडिंग उसकी अगर इन्वेस्टमेंट को अनएक्सप्लेन्ड है तो अब वो बेनिफिट कम से कम उस चीज का तो नहीं ले सकता। जी बिल्कुल ऐसे 10 करोड़ की भी इन्वेस्टमेंट की है तो वो खत्म, तो वो उसका उसने सोर्स एक्सप्लेन करना है। जी ऐसे ही है, उस पर टैक्स नहीं लगा। अगर उसके पास उसका सोर्स है तो अफसर फिर भी टैक्स नहीं लगा सकता। ठीक है सर। अगर सोर्स नहीं है तो फिर टैक्स लगेगा ना सर। जी ऐसे ही है सर। 113 का टैक्स वो तब देगा जब ये साबित हो जाएगा कि उसका बनती है। लेकिन सर इसके पैरेलल हम दूसरी चीज़ भी तो देखेंगे ना, उसी एमनेस्टी का हिस्सा था कि जो लोग इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे थ्रू बैंकिंग चैनल, उनसे भी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अगर एक प्रोजेक्ट कोलैप्स करता है और मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है थ्रू बैंकिंग चैनल, लेकिन उसकी कोलैप्स की वजह अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हैं, तो क्या वहां पर हम इनके साथ साथ उनका भी ऑडिट करेंगे? अभी नई प्रोविजन जो आई है 121(a) की, जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है, जिसको जिस तरह इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 79 में होता था कि वो उसका जो है वो सेक्टोरियल एनालिसिस करेंगे, उसका वो बिल्कुल देखेंगे कि एक सेम सेक्टर जो है वो दूसरा सेक्टर इसमें कितना टैक्स दे रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट रेट क्या है इसका, इसमें मार्जिन क्या है, इसको एक्सपेंसेस कैसे अलाउ करने हैं। तो डिपार्टमेंट डेफिनेटली उसकी असेसमेंट तो करेगा सारा। वैसे तो नहीं हो सकता कि उसको छोड़ देता। एक बंदे ने टैक्स पूरा दिया है वो तो एग्जाम्प्ट है, एक ने अगर नहीं दिया तो वो उसको उससे ये चीजें तो मांगेंगे ना जी। और आपकी ठीक है, एक बंदे ने अगर ऑप्शन ही नहीं दी तो उसकी ये रीजन जो है वो सिलेक्शन की नहीं होनी चाहिए, उसकी रीजन जो या डेफिनेट इन्फॉर्मेशन होगी, वो उसकी डेफिनेट इन्फॉर्मेशन हो गई। अगर उसका बहुत ज्यादा कोई डिक्लाइन है बिजनेस में, कोई और थर्ड पार्टी डाटा है ऑटोमेशन की बेस पर, एफपीआर के पास सारी इन्फॉर्मेशन बिल्डर डेवलपर की हर ट्रांजेक्शन की मौजूद है, ऐसे ही है सर। तो वो उस बेस पर उनका जो है वो ऑडिट करे। बिल्कुल ये बिल्कुल बेस ना बनाया कि आपने इस वजह से मैंने बेस बनाया। लेकिन अगर उसने ऑप्शन दी थी और बाद में टैक्स नहीं दिया तो फिर देखिए फिर तो सर वो उसने खुद अवॉइडेंस किया है ना, फिर तो बनना चाहिए। बिल्कुल सर। अगला जो है अब हमारा जो आज का जो है वो 7F है। अभी जिस तरह से आपने कहा कि पहले 7C आया, फिर D आया, फिर 100D आया सर, तो अब डिपार्टमेंट जो है वो 7F लाया है। मुख्तलिफ सेक्टर में जिस तरह से होते हैं, स्टील सेक्टर में पहले रेट था, फिर स्टील सेक्टर में भी जिस तरह लेकर आए, आप शुगर में चले जाएं, सीमेंट में चले जाएं, सेल टैक्स में, गवर्नमेंट अक्सर सेक्टर में ये कोशिश कर रही है कि रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा है और कुछ प्रोविजन ला रही है। और टैक्स चोरी को रोकने के लिए आप देखेंगे सेल टैक्स में टैक्स चोरी को रोकने के लिए मुख्तलिफ सेक्टर में उन्होंने विद होल्डिंग एजेंट के तौर पर कि एंड कंज्यूमर को कह दिया कि आपने 80% टैक्स काटना है, ताकि आप वो सरिये की जो है वो स्क्रैप को उन्होंने 0 रेट कर दिया ताकि इनवाइस ज़्यादा जो है जेली वो कम हो जाए। हाँ, वो कम हो जाए, जो स्क्रैप की होती थी वो खत्म हो जाएगा, रॉ मटेरियल से बाहर आ जाए। इस तरह पेपर का और कोयले का, और उन्होंने आगे एंड को 80% आपने वो 20% तक आप इनवाइस दे सकते। ओके। इसमें बिल्डर्स और प्रॉपर्टी में ये होता था कि अक्सर जो है अगर जो बैंक में पैसे आते थे, सपोज 1 अरब आ गया है तो 1 अरब को ही कह देना कि ये लोगों का पैसा है, सही, ये मेरा नहीं है, लेना नहीं है, तो इस पर जो है वो रेवेन्यू बहुत कम आ रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब उन्होंने 7F में ये किया है कि मिसाल के तौर पर मैं इस पर स्लाइड्स भी हैं, अब आपको बताइए कि मिसाल के तौर पर आपके पास 10 करोड़ आया है तो इसका जो है वो 10% जो है वो आपकी इनकम होगी। मेरे बैंक में आया है तो उसका 10% मेरा प्रॉफिट हो, टोटल का। हाँ, टोटल का 10%, यानी टोटल रेवेन्यू का 10% मेरी इनकम है। हाँ, इनकम है अंडर NTR। जी NTR इनकम है और नॉर्मल रेट की इनकम है। अब आप पर स्क्वायर फुट रेट जो है वो 7C, 7D, 100D भूल जाए। ओके। 7F में आपने नॉर्मल का रेट देना, यानी नॉर्मल में जो फर्स्ट शेड्यूल में रेट है
वो आपने देखा। इससे रेवेन्यू जनरेशन तो हाँ, होगी लाजमी। सर मैं इसमें आपका आगे बढ़ने से पहले एक चीज ऐड करूंगा। अभी आपने लफ्ज कहा कि अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर की जाए जी जी तो हम डिपार्टमेंट रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। अभी हमने एम्बिगुइटीज डिस्कस की रेलेवेंट टू 100D, वो इसी वजह से हैं कि डेकोरम को फॉलो करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ का मैकेनिज्म प्रॉपरली डेवलप नहीं है। सही है। यानी वो बहुत सारे सवालात जो एक टैक्स पेयर के या एक टैक्स एडवाइज़र के जहन में उठ सकते हैं, उनका कंप्लाइंस नहीं मौजूद, क्योंकि ऑफिसर के पास तो सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन पावर है ना, उसने टेबल की उस तरफ सोचा ही नहीं कि क्या क्या सवाल हो सकते थे इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अभी सर जो 7F की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैकेनिज्म पूरा डेवलप दिया गया है। इसमें भी थोड़ी सी एम्बिगुइटी है। देखें कि एक टैक्स पेयर जो है वो जब अपने रिटर्न देता है तो वो साथ अपना बैंक अकाउंट तो बताता है जी, टोटल रेवेन्यू भी बताता है। ठीक हो गया। अब जब वो अपनी ग्रॉस प्रॉफिट या रिसीट्स देगा रिटर्न में 2025 की जब रिटर्न आएगी, वहाँ पर अगर उसने बिल्डर और डेवलपर की ही पैसे उसके आए हुई है तो वो डिपार्टमेंट के पास अब ये होगा कि आपने देखना है कि उसने टोटल रिसीट्स का टैक्स दिया है कि नहीं दिया। सबसे पहले डिपार्टमेंट के पास तो रिटर्न होगी। अब मेरे ख्याल में बिल्डर और डेवलपर बिल्कुल आपके पास ठीक है, 2024 के बाद आप अपना बैंक ही नहीं चलाएंगे जी, बैंक ही नहीं चलाएंगे। डिपार्टमेंट के पास उनकी ग्रास रेवेन्यू को पकड़ने का एक ही तरीका है और वो है उनकी बैंक स्टेटमेंट। ठीक है सर, उनके बैंक में आते हैं। एफबीआर के पास वैसे ये सर जितनी हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं सर, मोस्टली ट्रांसफ़र होती ही नहीं, कैश ट्रांजैक्शन इजीली अवेलेबल है। अगर वो मेरे पास, मैं कहता हूँ मैंने बना तो लिया लेकिन मेरे पास ही पड़ा है, मैंने ट्रांसफ़र ही नहीं किया सर को, और वो कैश ट्रांजैक्शन हो गई हुई है। कैश ट्रांजैक्शन को पकड़ना मुश्किल है, लेकिन आप देखें ना जी आहिस्ते आहिस्ते अब कैश ट्रांसफर बहुत कम हो रही है। अब आप बैंकिंग और डॉक्यूमेंट्स की तरफ आ रहे हैं। अब ज्यादातर जो है वो 50% टू सिक्योर योर एसेट्स। हाँ, बिल्डर्स और डेवलपर्स जो है ना वो बिल्कुल जितने भी पैसे लेते हैं, अब ये नहीं है कि वो 5 करोड़ का 5 करोड़ जो है वो आप नहीं, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं एक ट्रांजेक्शन है तो वो तकरीबन 40% अपने अकाउंट्स में लेते हैं जी। अब जितने पैसे वो अकाउंट में ले रहे हैं वो तो एफबीआर के एक्सेस में जी, वो उसका, लेकिन अगर मैंने उसके ऊपर एज पर दिस स्केड्यूल 10% टैक्स ऑफर कर दिया, ग्रॉस प्रॉफिट का 10% जो है वो आपकी इनकम होगी और उस पर आप ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस रिसीट्स। यस, अगर मैंने ग्रॉस रिसीट्स का 10% टैक्स ऑफर कर दिया, अब मुझसे कोई क्यूरी है? ग्रॉस रिसीट्स पर वो जो 10% है वो आपकी इनकम है। जी जी, उसके ऊपर मैं इनकम के ऊपर टैक्स दे दिया मैंने। हाँ। अब क्या सवाल होगा? अब आप ये कह रहे हैं कि ये टैक्स जो है डिपार्टमेंट को कैसे पता चला? कैसे पता चला? डिपार्टमेंट ने सबसे पहले आपकी रिटर्न देख ली, आपके बिल्डर और डेवलपर के अकाउंट में जो ग्रास रिसीट्स आई हुई है, अव्वल तो वो उसने खुद टैक्स देना है। अगर उसने ज़्यादा टैक्स देगा उससे तो कोई नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो है वो एक्सपेंसेस जो है ना वो साथ तक क्लेम कर सकेगा। तो बात बिल्कुल आपकी ठीक है, ये टैक्स बहुत ज़्यादा बन जाता है। ये तो आप ये कह लें कि अगर वो 5 करोड़ का दोनों काम करते हैं तो वो 75 लाख उसका प्रॉफिट होगा और उस पर जो है वो टैक्स देगा। ठीक है, उससे ज़्यादा वो अपने एक्सपेंसेस जो है वो क्लेम नहीं कर सकता। अब अगर वो कम देगा तो महकमे को पकड़ने का एक ही है कि उसकी बैंक स्टेटमेंट जो ऑटोमेशन या डिजिटलाइजेशन जो हम बार बार कर रहे हैं, कि सबसे पहले तो आप बिल्डर्स और डेवलपर का डाटा जो है वो इकट्ठा करें जी। जिनके बैंकों में आपकी बात ठीक है कि प्लाजे बन रहे हैं सारे और पकड़ा जाता है 5 मरले वाला जी, जो 2 करोड़ का या 3 करोड़ का घर 10-15 लाख रुपए उससे टैक्स ले लेते हैं जी, जबकि जिसके अकाउंट में 50-50 करोड़ रुपए आता है वो 2 लाख रुपया देते हुए वो कहते हैं यार मेरे तो इतना प्रॉफिट ही नहीं है, मैं तो मर के जनाब सारे लोगों के पैसे थे। तो एंड पर तो अगर उसके अकाउंट में ये 10% आए हुए हैं तो 10% पर उसने अगर इनकम है तो उसने टैक्स देना है, उतनी इनकम का भी तो वो बेनिफिट आगे लेगा ना जी, बिल्कुल लेगा, वो भी तो उसकी वाइड। लेकिन सर फिर वही बात ना, अभी जैसे हमने 111 की बात की, अब क्या यहाँ पर सवाल उठेगा आफ्टर पेमेंट ऑन 10% रिसीट्स? बिल्कुल, देखिए अगर 10% अपनी रिसीट्स के मुताबिक वो दे देते हैं। अब डिपार्टमेंट ने अगर ये कहा कि नहीं इसने गलत अपनी ग्रास रेवेन्यू किया तो डिपार्टमेंट के पास डेफिनेटली कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो उससे मांगेगा ना। यहाँ पर फिर वही सवाल है ना कि डेफिनेट इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है ना। डेफिनेट इन्फॉर्मेशन से मुराद ये है प्रिजम्पशन बेस नहीं होगा, प्रिजम्पशन पर नहीं। वैसे अब जो 111 के नोटिस आ रहे हैं ना सर, वो महकमे के पास डाटा मौजूद है। 111 को
पहले कंक्लूड करेंगे, 2-3 अपॉर्चुनिटी देकर बाकायदा करेंगे, उसके बाद जो है वो 122 की तरफ जी दुरुस्त हो गया। तो मेरा ख्याल है कि जब 111 ही एक बंदे को दे देंगे ना, जब उसको पता चलेगा ना कि अब मुझे टैक्स पूरी इनकम पर लगने लगा है, तो वो अपने रिटर्न रिवाइज करके वो कम से कम उसका 10% पर तो टैक्स दे दे। जी जरूर दे ठीक है देगा, ना सर, वो दे दे। 111 को सेपरेट कंक्लूड करने का इसके लॉ की इंटेंशन क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है कि बंदे को एक मौका दो। ठीक है, डायरेक्ट आप उसको 122 दे दें कि नहीं इसको मैं टैक्स लगा रहा हूँ, तो वो मसला बन जाता है। ठीक है। तो जो अच्छे समझदार ऑफिसर है वो पहले 111 देते हैं। 111 से मुराद ये नहीं है कि बस उसको वो लगाने लगे, ये अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मौका है कि भाई 122 में अब अपने रिटर्न रिवाइज कर लो विदाउट अप्रूवल ऑफ दी कमिश्नर। यस, अगर 122 साथ दे दें तो वो लॉ में लिखा हुआ है कि वो टैक्स जमा करवाएगा, तब कमिश्नर अप्रूवल लेगा। सही। तो वहां पर जब कमिश्नर के पास जाते हैं कि तो वो कहते हैं कि आपके क्या 10 करोड़ है, 10 करोड़ रिवाइज करना है, 5 करोड़ से 10 लेकिन करोड़ सर है, इसमें तो वो कहते हैं जी 40% जमा आपने सर अभी कहा कि वो आपको 111 इसलिए देता है कि वो आपको अपॉर्चुनिटी देता है फॉर रिवीजन ऑफ योर रिटर्न, लेकिन आईआरएस की एक यहाँ पर टेक्निकल इशू है, जब आपको किसी भी तरह का नोटिस इशू होता है फॉर द कंसर्न पीरियड या फॉर द कंसर्न टैक्स ईयर, उस साल की रिटर्न वो आपको रिवीजन में खोलने नहीं देता, वो कहता है आपको नोटिस इशू हुआ है। नहीं, अब हम कानून की तरफ लॉ ये कहता है कि अगर आप अपने रिटर्न रिवाइज कर देते हैं बिफोर इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस 122, मैं सर यही अर्ज कर रहा हूँ ना, अप्लाई कर दें, आप रिवीजन की रिटर्न अप्लाई कर दें, तो उसके बाद जो है वो आपको 111 नहीं लगेगा। नहीं सर, कमिश्नर बाउंड है, पहले आपको फिर वो अप्रूवल देगा। यस, यानी यहाँ पर हम लॉ आ गया कि अब कमिश्नर बाउंड है, हमें वो पहले अप्रूवल देगा। क्यों? चूंकि अभी 122 नहीं हुआ, शोकॉज नहीं हुआ। 111 के बाद वैसे तो रिटर्न रिवाइज हो जाती है, लेकिन आईआरएस इशू को क्रिएट अच्छा आजकल वो 122 का नोटिस आ जाए तो फिर नहीं होगा। जी, वो तो सर 177 सर वो तो देखिए कानून में इशू है ना, कानून में 177 और 122 और 122 यस, बिल्कुल ऐसे ही है। 111 पर वैसे रिवाइज होनी चाहिए, लेकिन अगर आप अप्लाई कर दें और कमिश्नर के पास जाएं कि मैं ये रिवाइज करके जो मेरा कानून के मुताबिक टैक्स है, मैं अपने एक्सपेंसेस भी क्लेम करूंगा, अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट जी, अगर मैं इनकम बढ़ाऊंगा तो मैंने 5 करोड़ किया हुआ है तो 20 करोड़ मेरी इनकम तो नहीं है जी, उसके ये जो मेरी डेबिट एंट्री है, जो मेरी परचेज है, प्लॉट की परचेज है या दूसरी की कोई भी टैक्स पेयर है, तो ये उसके साथ चूंकि ज्यादती होती थी पहले, पूरी उसकी सेपरेशन ऑफ इनकम और प्रोडक्शन जो है वो उसको कंसीलमेंट में ले आते थे। जब वो अपनी रिटर्न देगा तो 20 करोड़ पर हम ये नहीं कह सकते कि 20 करोड़ ही उसकी इनकम है, उसके अगेंस्ट वो अपना अगर 10% जो है वो आप ये समझ लें कि 2 करोड़ है, 2 करोड़ पर जो है वो अपना टैक्स जो है वो तमाम टैक्सेस की अपनी एडजस्टमेंट ले, ओके, एडजस्टमेंट ले, और जो है जो टैक्स उसने पे किए हुए और बाकी 10% जो है बाकी 10% जमा करवा दें। जी दुरुस्त हो गया था। अच्छा, तो मेरे साहब ये मैंने 7F पर कुछ स्लाइड्स बनाई हैं मिसालों के साथ। ओके, अब जो नया लॉ जो आया हुआ है तो उसको जरा काइंडली, ये है जी टैक्सेशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, insertion of section 7F of the Income Tax Ordinance 2001 read with division 1 or 2 of part 1 of the first schedule to the Income Tax Ordinance 2001. A special tax regime for builders and developers is prescribed whereby applicable tax will be payable on their taxable profit from aforesaid activities to be computed as under. अब पहला serial number 1 है, nature of activities of builders and developers per construction and sale of रेजिडेंशियल कमर्शियल और अदर बिल्डिंग, इसमें डिवीजन 1 जो टैक्स रेट ऑन टैक्सेबल प्रॉफिट के हैं ये फर्स्ट शेड्यूल के दिए गए हैं, नॉर्मल के होंगे। कैलकुलेशन अब मैंने दी हुई है कि 10% ऑफ ग्रॉस रिसीट्स विल बी कंसिडर्ड एज टैक्सेबल प्रॉफिट, और मिसाल दी हुई है कि फॉर एग्जांपल इफ ग्रॉस रिसीट्स ऑन अकाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड सेल ऑफ रेजिडेंशियल कमर्शियल बिल्डिंग इज 50 million, 5 million वुड बी टैक्सेबल प्रॉफिट। सर अब 5 million जो है वो टैक्सेबल प्रॉफिट होगा तो उसका जो भी 30% या 35% टैक्स है या 25% टैक्स है तो वो उसने देना है, इसके अगेंस्ट जो भी टैक्स उसका कटा हुआ उसकी एडजस्टमेंट मिलेगी। अगला है जी डेवलपमेंट एंड सेल ऑफ रेजिडेंशियल कमर्शियल और अदर प्लॉट्स, ये 15% है सर। 15% ऑफ द ग्रॉस रिसीट विल बी कंसीडर्ड एज टैक्सेबल प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल इफ ग्रॉस रिसीट ऑन अकाउंट ऑफ डेवलपमेंट एंड सेल ऑफ रेजिडेंशियल कमर्शियल और अदर प्लॉट इज 50 million, टैक्सेबल प्रॉफिट इज 7.5 million, यानी कि ये 15% रेट है, 12% दोनों का है सर। इनकम ड्राइव फ्रॉम बोथ द अबव, जो ऊपर सीरियल नंबर 1 है 2 है, तो इसका जो है वो 12% ऑफ द ग्रॉस रिसीट्स विल बी कंसिडर। एक बंदा बिल्डर्स भी है डेवलपर्स भी है, दोनों काम करता है, और उसकी ग्रॉस रिसीट्स जो है वो अगर 50 million है
तो उसका टैक्सेबल प्रॉफिट जो है वो 60 लाख होगा, 6 मिलियन होगा, और 6 मिलियन पर उसने टैक्स देना है। और आगे लिखा हुआ है जी कि उससे जो है वो एक्सपेंडिचर वगैरह वो सारा क्लेम कर सकता है। फिर मेन ये है कि अगर एक्सेप्शन इसमें ये है, एक्सेप्शन को हम पढ़ लेते हैं। ए बिल्डर और डेवलपर एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और ए प्रोविंशियल असेंबली और बाय ए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर एंड हु इज एंगेज्ड इन एक्टिविटीज फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स एम्प्लॉइज और अदरवाइज including activities for the planning and development of and for providing and regulating housing and ancillary facilities in a specified or notified area are not covered by this regime. नहीं है. The purpose of this amendment is to collect maximum revenue from the builders and developers having substantial deposit in bank accounts and not paying tax properly, with the reason that receipts received are capital in nature and not revenue. तो ये सर जो है ना, ये इसका बड़ा 2024 में अभी तक इसको वो बिल्डर्स और डेवलपर ये इसको हमने प्रॉपर पढ़ा नहीं है। अब देखें तो उसूली तौर पर इनको एडवांस टैक्स भी देना चाहिए और एफबीआर को उनको नोटिस डालना चाहिए। 1 जुलाई 2024 से जो पैसे भी उनके अकाउंट में आ रहे हैं या रिसीट्स के, उस पर एडवांस टैक्स भी बनता है 10%। वो कैलकुलेशन करें तो ये अब 30/6/25 को जब क्लोज होगा तो ये 147 भी इसको ले जाएंगे जी। ऐसा ही है। और इस पर जो है वो इसके नोटिस वगैरह जो है वो रिटर्न के बाद जो है ना जी वो शुरू हो जाएंगे। ओके, तो ये सर इसकी स्लाइड जो है कम से कम जो है ना वो इतना, यानी कि इनकम देना ज़रूरी है। अगर आपने इनकम इससे ज़्यादा डिक्लेयर कर दी है तो फिर ज़ाहिर है वो ज़्यादा टैक्स होगा जी। ऐसा ही एक्सेप्टेबल है, लेकिन कम से कम इतनी इनकम, यानी कि इससे ज़्यादा इससे कम नहीं, इससे नहीं कर सकते जी। ठीक होगा। एक्सपेंसेस भी इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, 90% तक हैं तो उस तक ही रहेंगे और बाकी जो है आपकी इनकम ट्रीट होगी। तो ये गवर्नमेंट एक नया तजर्बा किया है इस दफा। मेरे ख्याल में इसके पीछे जो है वो वही है कि ऑटोमेशन है, कोई इन्फॉर्मेशन एफबीआर के पास बिल्डर और डेवलपर्स की मौजूद होगी जी, क्योंकि जो भी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन होती हैं वो उसको डिक्लेयर कर देते हैं, रिटर्न में जाकर एंड पर डिक्लेयर कर देते हैं और उसके पीछे आप एक्सपेंसेस बुक कर लेते हैं। डिटेल डेफिनेटली होती है, लोगों के प्लाट होते हैं जो भी वो लिए होते हैं, सारा वो उसकी डिटेल बनाए। तो मेरे ख्याल में इसका यही है कि जिस तरह बाकी सेक्टर को वो कर रहे हैं कि मैक्सिमम रेवेन्यू आ जाए, तो इसका ऑडिट आगे जो है वो बैंक स्टेटमेंट की बेस पर ही होगा। ऑटोमेशन, बिल्डर, डेवलपर, डीएनएफबी में सारा एफबीआर के पास डेटा मौजूद है कि ये बिल्डर है। और डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर में तो सर उन्होंने इसके अलावा काफी काम किए हुए हैं। आप देखें सेल टैक्स में उन्होंने कैश इनवॉइस का चक्कर खत्म कर दिया जी। तो 50,000 पहले 50,000 तक सारी इनवॉइसेस कर देते। अब उन्होंने कहा कि नहीं, जिस तरह इनकम टैक्स में सेक्शन 21 है, 21 है लोन एग्रीगेट, अगर 50,000 और दूसरी 50,000 तो वो आपने पहले भी 50,000 क्रॉस चेक देना जी। ऐसे ही है। इस तरह सेल टैक्स में कर दिया। तो इससे बैंक का, इसमें मेरे ख्याल में बैंकिंग सेक्टर से बिल्डर और डेवलपर को बचेंगे आप। ओके पहले तो वो पैसे बैंक में रखते थे जी। अब देखिए कि इधर रेवेन्यू कम देते हैं, रिसीट्स कम देते हैं, बैंक में ज़्यादा होती है और वो पैसे उनके पास बिल्डिंग और डेवलपर के सेल ऑफ प्लाट के उसी के होते हैं, उसी ट्रांजैक्शन के, उसी स्पेसिफिक बिजनेस के होते हैं। तो उसकी तो वो रिसीट से फिर जो है वो उनको कम से कम जो है उसका टैक्स देना पड़ेगा या अपने रिटर्न रिवाइज करना। बिल्कुल ऐसे ही था जी। तो मेरे ख्याल में वो अब बिल्डर डेवलपर जो है ना वो अपने बैंक को बचाएंगे इससे, ओके। क्योंकि ये 2025 से है, 1 जुलाई 2024 से है। तो ये एक जो है वो इसमें काफ़ी वो चेंजिंग लाई हैं। ऑलरेडी जो टैक्सेशन रेट है 236C के बहुत ज़्यादा टैक्सेशन उन्होंने की हुई है जी। ऐसे ही है। तो प्रॉपर्टी का काम वैसे जो है वो बिल्डर डेवलपर का जो है वो आजकल वो डाउन है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। तो अब वो डिपार्टमेंट को याद आया है बिल्डर डेवलपर का, जब वो क्लास कर चुके हैं, जब वो रेवेन्यू आ रहा था, जब डिपार्टमेंट के पास सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद थी, तब वो नहीं हो तो सका। मेरे ख्याल में वो सबसे पहले जो है 176 जो है वो इसको यूटिलाइज करें, जितने भी ऑलरेडी इनके पैसे पहले नॉर्मल में उसको पहले जो 100D से बाहर हैं उनका जुडिशियसली ऑडिट करें जी। 100D वाले तो दे गए टैक्स, उनका तो ऑडिट आप नहीं कर सकते, करेंगे भी सही तो एंड पर खत्म हो जाएगा जो उनको एग्जाम्पशन थे। यस, ठीक है ना सर। तो 100C वाले 2017 में थे जिन्होंने 5% जमा करवाना है एडवांस, फिर चीफ कमिश्नर से उसको देखेंगे 2017 के अगर कुछ केसेस रह गए हैं जिनकी लायबिलिटी निकलती है उस लॉ में, उस चीज़ को देखें। इसमें बिल्डर और डेवलपर्स की बैंक स्टेटमेंट को पिछले सालों में प्रॉपर यूटिलाइज करें और उनसे 113 का अगर टैक्स निकल रहा है वो ले लें, टर्नओवर टैक्स ले लें तो बड़ी रिकवरी नहीं। मेरे कहने का मकसद ये है कि जो एफबीआर के पास बिल्डर, ये तो 2025 से आएगा ना जब वो रिटर्न देंगे, ये तो फिर देखेंगे ना, आगे रेवेन्यू जाकर देखेंगे ना। अब आपने
2019 टाइम बार्ड हो रहा है, जी। आपके पास 2024 की रिटर्न है, बजाय आप 100D वालों को ही पकड़े जिन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है। आप उनके जिन्होंने नहीं दिया, जो दूसरे हैं, उनको आप 170 टर्नओवर टैक्स ले रहे, 1.25 है। यस 113 से बाकी तो एग्जाम्प्ट नहीं है जी, ऐसे ही है। सिर्फ सर अगर 1.25 टर्नओवर ही टैक्स आ जाए तो काफी है। लेकिन सर उसके लिए टर्नओवर देखना पड़ेगा ना कि क्या उस एम्बिट में आता है मिनिमम टैक्स के। वो सर महकमे के पास इंफॉर्मेशन मौजूद है। सबसे ज्यादा जो ट्रांजैक्शन है वो बिल्डर डेवलपर्स की है। लेकिन सर डिक्लेयर्ड वर्जन से तो बाहर नहीं जा सकेंगे ना। डिक्लेयर्ड सर जो टैक्स पेयर ने किया है उनको 176 में उनके टर्नओवर कन्फ्रंट करना है। मैं 176 की बात कर रहा हूँ जी, 122 या 111 पर अभी नहीं गया। यानी हम आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिसने अपना 10 मिलियन से कम करवाया है पहले तो इसको कन्फ्रंट करवाएं डेफिनेट इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर कि ये मिनिमम में आते हैं, और कम से कम उनसे मिनिमम टैक्स ले लें ताकि वो 100 मिलियन से ज्यादा जी 19-20 में अगर जी 100 मिलियन कम था 10 10 मिलियन यस था, 19-20 में 10 मिलियन था, उसके बाद वो उनका जो है वो अभी हम 19 की बात कर रहे हैं सर। आपने कहा कि 19 के टाइम बार्ड हो रहा है, मेरे ख्याल में 100 मिलियन 100 मिलियन आ गया था। तो वो बिल्कुल वहां पर 10 मिलियन का वो देखें और वो इन्फॉर्मेशन है तो काफी पैसे जमा हो जाए। आपको याद होगा कि आज से कोई 7-8 साल पहले चेयरमैन एक होते थे डॉक्टर इरशाद साहब जी, उन्होंने वहां से एफबीआर से बैंकिंग की इन्फॉर्मेशन पर पुलाइड नोटिस आए 176 बिल्कुल ऐसे ही है सर, ऐसे है। ऐसे ही है सर। तो लोगों ने उस पर जो है वो अपना टर्नओवर टैक्स जमा करवा जी, ठीक है ना, वो एम्प्लॉइज वॉलंटरली जमा करवा दिया गया था। बेनामी अकाउंट थे काफी, आप देखें काफी बेनामी जी, account उन्होंने मुलाजमों के, लेकिन उन्होंने मालिकों ने मुलाजमों के भी रिटर्न देकर जी, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम मिस स्टेटमेंट हुई तो गड़बड़ होगी ना। गड़बड़ होगी। हाँ, यस तो मेरा भी यही है कि इसमें जो है ना वो रेवेन्यू वो उतना उनसे ले लें जितना हो सकता है। अगर आप जब 30% या 40% टैक्स लगाते हैं ना तो वो सारा रेवेन्यू आगे अपीलों में चला जाता है, वो स्टक अप हो जाता है। ओके, पैसे शुरू में जो है ना जी वो करके उनका प्रॉपर 176 का देकर उनको एक मौका दें रिटर्न रिवाइज करने का। मेरे ख्याल में वो दौर है जब उनके पास एक इन्फॉर्मेशन जाएगी कि अब मैं एफबीआर के पास सारा डाटा मौजूद है तो वो उसकी बेहतरी तो वो जमा करवा दें, जमा करवाना बेहतर है। टर्नओवर टैक्स जमा करवा दें और जेन्युइन अपने एक्सपेंसेस यानी मिनिमम वो टैक्स जरूर आ जाएगा जो किसी भी सूरत में नहीं आना। सर। इसके अलावा देखिए आपके पास उनकी ग्रास रिसीट्स आ जाएगी, वो डिक्लेयर कर देंगे कि ठीक है जी हम जो है वो 50 करोड़ पर 1.25 अब उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 7F हो सकता हम वो देते हैं। आगे 7F में वो ज्यादा देंगे, है जी, अगर आगे कम भी कर गए तो वहां पर आप वो अपना बैंक शो कर देंगे, ऐसे ही है सर। ठीक है ना सर। आगे उनका एक रिकॉर्ड आ जाएगा तो आगे वो बेहतर टैक्सेशन की तरफ आ जाएंगे। जब बंदा 2 लाख दे रहा होता है और 10 या 15 लाख रुपए देता है तो वो आगे फिर ज्यादा बढ़ाता है। 2 लाख वाले को आप अचानक 1 करोड़ दे दें तो वो बिल्कुल नहीं देगा, या छोड़ जाएगा या कोई और तरीके जो है वो ढूंढेगा। बिल्कुल ऐसे तो ही। हमें अल्टीमेट एंड यानी जो होता है वो रेवेन्यू कलेक्शन होती है। यानी जो किसी के ऊपर भी जो सप्रेशन है या कंप्रेस करने का जो है वो लिमिटेड हो ताकि वो सब लोग देते रहें और एक उसमें हाँ एक फेयरनेस देखिए। वो अपना पाकिस्तान में टैक्स एवेजन तो है, लेकिन जब आप 111 की तरफ चले जाते हैं तो बिल्कुल रिकवरी नहीं होती। जी, ऐसे ही है। एडीआर में बहुत कम लोग जा रहे हैं, ऐसे ही है सर। उसमें 5 करोड़ से ज्यादा वाले टैक्स वाले जाते हैं। जी, तो नीचे वालों को नीचे ही को रिलीफ दे। एग्रीड असेसमेंट आपके लॉ में नहीं है, नहीं अब है। शायद आ जाए, शायद नहीं अब वो लॉ जो आ गया 121 का कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकते हैं, जीपी लगा सकते हैं सारा, तो अब वो आ जाए शायद। लेकिन इसमें पुराना जो है ना वो बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ कि ऐसे सेक्टर को जो है वो आजकल उनके कोई हालात भी ठीक नहीं है, उनको अब रिलीफ देना बनता है। उनको रिलीफ दे और उनको जो है वो 176 में जो है वो उनसे जो भी उनके एक्सपेंस जो मैक्सिमम आप वो कर सके, वो खुद वॉलंटरली जो कर सकें वो करें। सर थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि आज की जो भी हमारी डिस्कशन थी ये फ्रूटफुल हों हमारे लिए, हमारे मुल्क की तरक्की के लिए। कानून को समझना समझाना ये एक मुश्किल काम है, लेकिन सर ने इसको बड़ी आसानी से समझाया। जो सवाल हमारे जहन में थे आपकी तरफ से मौसूल हुए थे हमने वो पूछे। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर से पहले इस पर आपकी जो भी सवालात मज़ीद आएँ हम उन पर बेहतरीन से बेहतरीन उसके जवाब दे सकें और इसकी एलेबोरेशन आसान कर सकें। मज़ीद तावन के लिए हम ये चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि आने वाले लेक्चर्स अगले हफ्ते या उसके बाद किन टॉपिक्स को आप सुनना चाहेंगे ताकि उन पर तैयारी की जा सके, हम रिलीफ प्रोवाइड किया जा सके, दोस्तों के लिए आसानियाँ मुहैया की जा सकें। क्योंकि जब आप किसी के लिए आसानी फराम करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला अज़्ज़ व जल आपके लिए आसानियों के मामलात बनाते हैं। हम आपके बहुत बहुत मशकूर है सर। थैंक यू सो मच, आपके आने का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।